बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज के मुल्क से एक शख्स सल्तनत ए रूम में आया। वह शख्स अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद और आलिम समझता था। उसका तकब्बुर इतना ज्यादा था कि वह हर शहर जाकर वहां के सबसे बड़े अक्लमंद को हराने का दावा करता। उसका मानना था कि दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं बना जिसका जवाब उसके पास ना हो, और ऐसा कोई शख्स नहीं जो उसकी अकल का मुकाबला कर सके। एक दिन वह शख्स उस शहर के दरबार में पहुंचा जहां मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। उसने भरी महफिल में बादशाह के सामने ऐलान किया, मैंने पूरी दुनिया की सैर की है, बड़े बड़े उलेमा को हरा चुका हूं। आज मैं यहाँ के सबसे बड़े अक्लमंद को ललकारता हूं। मेरे पास 3 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अगर किसी ने दे दिया तो मैं अपनी सारी दौलत उसे दे दूंगा और हमेशा के लिए इस मुल्क का गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन अगर कोई जवाब न दे सका तो सबको यह मानना पड़ेगा कि मुझसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं। बादशाह पहले तो थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि वह शख्स वाकई बहुत बड़ा आलिम लग रहा था। बादशाह ने शहर के सबसे बड़े काजी और उलेमा को बुलवाया, मगर उस शख्स ने सवाल ही ऐसे पूछे कि सबकी अक्ल दंग रह गई। कोई भी उसके सवालों का जवाब देने की हिम्मत न कर सका। दरबार में खामोशी छा गई और बादशाह की नाक कटने का वक्त आ गया। अचानक बादशाह को मुल्ला नसीरुद्दीन का ख्याल आया। उसने फौरन हुक्म दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन को इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में पेश किया जाए। सिर्फ वही इस मगरूर आलिम का गरूर मिट्टी में मिला सकते हैं। थोड़ी देर बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने और वफादार गद्दे पर सवार, सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांधे दरबार में दाखिल हुए। उनका अंदाज हमेशा की तरह सादा और बेफिक्र था। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और पूछा, जहां पनाह, आज इस गरीब मुल्ला की क्या खिदमत है? बादशाह ने सारा किस्सा सुनाया और उस मगरूर शख्स की तरफ इशारा किया। मुल्ला ने उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है, पूछिए अपने सवाल, लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरे जवाब ने आपकी अक्ल को थका दिया तो फिर आपको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी होगी। वह मगरूर शख्स मुल्ला की सादगी देखकर अंदर ही अंदर हंसने लगा। उसने सोचा कि यह देहाती मुल्ला मेरे सवालों का बोझ कैसे उठाएगा। उसने अपना पहला सवाल पूछने की तैयारी की, जबकि पूरा दरबार सांस रोके मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देख रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े आराम से अपने गड्ढे के पास खड़े हो गए और बोले, भाई, वक्त जाया न करो, पहला सवाल करो। दरबार में मौजूद हर शख्स की नजरें अब उस मगरूर आलिम पर जमी थीं। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ देखा और अपना पहला सवाल दागा, ऐ मुल्ला, तुम खुद को बड़ा दाना समझते हो तो बताओ, इस पूरी जमीन का वह कौन सा नुक्ता है जहां से यह जमीन शुरू होती है और वहीं पर उसका बीच का हिस्सा है? सवाल सुनकर दरबार में मौजूद बड़े बड़े उल्मा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देने के लिए बड़ी बड़ी किताबें और नक्शे दरकार थे। सबका ख्याल था कि मुल्ला अब बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि जमीन की पैमाइश करना किसी इंसान के बस में न था। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक लम्हे के लिए भी सोचने में वक्त जाया नहीं किया। उन्होंने बड़ी संजीदगी से अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी उठाई और अपने गधे के पिछले बाएं पांव के ऐन नीचे जमीन पर गाड़ दी। फिर वह उस आलिम की तरफ मुड़े और बड़े एतिमाद से बोले, जनाब, जमीन का मरकज बिल्कुल यही जगह है जहां मेरे गधे का यह पैर रखा हुआ है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो फीता उठाइए और अभी पूरी जमीन को दोनों तरफ से नाप कर देख लीजिए। अगर 1 इंच का भी फर्क निकला तो मैं अपनी हार मान लूंगा। वह आलिम हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से से कहा, यह क्या मजाक है मुल्ला, मैं भला इस पूरी जमीन को कैसे नाप सकता हूं? मुल्ला नसरुद्दीन ने इत्मीनान से जवाब दिया, अगर आपके पास जमीन नापने का कोई तरीका नहीं है तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि मेरा जवाब गलत है? आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, अब उसे गलत साबित करना आपका काम है। पूरे दरबार में वाह वाह का शोर मच गया। बादशाह भी मुल्ला की इस हाजिर जवाबी पर मुस्कुराए बिना न रह सके। पहले सवाल का मुंह तोड़ जवाब सुनकर वह मगरूर आलिम थोड़ा तिलमिला गया था। उसने सोचा कि शायद पहला जवाब मुल्ला ने तुक्के में दे दिया है, लेकिन अगला सवाल इतना मुश्किल होगा कि मुल्ला की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दरबार में खामोशी छा गई थी। सब लोग अगले सवाल का इंतजार कर रहे थे। वह शख्स थोड़ा आगे बढ़ा और आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोला, ठीक है मुल्ला, तुमने जमीन का मरकज तो बता दिया, लेकिन अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम वाकई दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद हो तो ये बताओ कि इस वक्त आसमान में कुल कितने सितारे हैं? याद रखना, जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए।
यह सवाल सुनते ही दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, ये कैसा अजीब सवाल है, भला आसमान के सितारों को किसने गिना है? बादशाह भी थोड़ा फिक्रमंद नजर आने लगा, क्योंकि यह वाकई एक नामुमकिन सवाल था। मुल्ला नसरुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा, फिर थोड़ी देर खामोश रहे, जैसे कोई गहरी हिसाब किताब कर रहे हों। फिर उन्होंने अपने गड्ढे की तरफ देखा और निहायत संजीदगी से बोले, मेरे अजीज दोस्त, यह तो बहुत ही आसान सवाल है। आसमान में कुल इतने ही सितारे हैं जितने मेरे इस गड्ढे के जिस्म पर बाल हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। वह आलिम यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुल्ला, ये तुम कैसी बेहुदा बात कर रहे हो? भला गड्ढे के बालों का आसमान के सितारों से क्या मुकाबला? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा जवाब सही है? मुल्ला नसरुद्दीन ने एक शौखी भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और बोले, जनाब, सबूत तो बिल्कुल वाजह है। अगर आपको मेरी बात पर शक है तो आप गड्ढे के बाल गिनना शुरू करें और मैं आसमान के सितारे गिनता हूं। अगर गिनने के बाद एक भी बाल सितारों से कम या ज्यादा निकला तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। क्यों है ना मुनसिफाना सौदा? पूरा दरबार कहकहों से गूंज उठा। वह मगरूर शख्स शर्म से पानी पानी हो गया। उसे पता था कि ना वह आसमान के सितारे गिन सकता है और ना ही गड्ढे के बाल। मुल्ला ने उसकी अपनी ही चालाकी को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। बादशाह ने खुश होकर मुल्ला को शाबाशी दी। अब वह शख्स गुस्से और शर्मिंदगी की आखिरी हद पर था। उसने तय कर लिया कि वह तीसरा और आखिरी सवाल ऐसा पूछेगा जिसका कोई मंतिकी जवाब ही ना हो सके। वह मुल्ला के करीब आया और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मुल्ला, 2 सवालों ने तुम्हें मगरूर कर दिया है, लेकिन अब तीसरा सवाल तुम्हारी अक्ल का ढेर कर देगा। मुल्ला, तुमने जमीन और आसमान की बातें तो कर ली, लेकिन अब मेरे इस सवाल का जवाब दो जो तुम्हारे बिल्कुल सामने है। अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो बताओ कि तुम्हारे इस गड्ढे की दुम में कुल कितने बाल हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा कि अब मुल्ला क्या कहेंगे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी। उन्होंने बिला ताखुर जवाब दिया, मेरे दोस्त, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। मेरे गड्ढे की दुम में बिल्कुल उतने ही बाल हैं जितने तुम्हारी इस लंबी सी दाढ़ी में है, ना एक बाल कम ना एक बाल ज्यादा। वह शख्स हैरत से चीखा, मुल्ला, तुम यह कैसे साबित कर सकते हो? यह तो सरासर मजाक है। मुल्ला ने निहायत संजीदगी से उसकी दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, साबित करना तो बहुत आसान है। आइए, एक बाल आपकी दाढ़ी से उखाड़ते हैं और एक बाल मेरे गड्ढे की दुम से। हम तब तक यह सिलसिला जारी रखेंगे जब तक दोनों जगह बाल खत्म ना हो जाएं। अगर आखिर में दोनों बराबर निकले तो मेरा जवाब सही साबित हो जाएगा। मुल्ला का यह जवाब सुनते ही वह मगरूर आलिम थर थर कांपने लगा। उसे अपनी कीमती दाढ़ी के बाल उखड़ने का ख्याल ही दहशतजदा कर गया। पूरा दरबार कहकहों से गूंज उठा। बादशाह ने खुश होकर मुल्ला को इनाम देने का ऐलान किया। वह शख्स अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए सर झुकाकर दरबार से खामोशी से निकल गया। मुल्ला ने एक बार फिर अपनी हिकमत से सल्तनत की लाज रख ली थी। जब वह मगरूर शख्स दरबार से जलील होकर निकल गया तो पूरा दरबार मुल्ला नसरुद्दीन के नारों से गूंज उठा। बादशाह अपनी तख्त से उठा और मुल्ला के पास आकर उनका हाथ थामा। बादशाह ने हैरत से पूछा, मुल्ला, आपने उस शख्स को ऐसे लाजवाब किया कि वह अपनी सारी दानाई भूल गया। क्या वाकई आपको इन सब चीजों का सही हिसाब मालूम था? मुल्ला नसरुद्दीन ने निहायत सादगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह इल्म और हिकमत का मकसद किसी को नीचा दिखाना या मुश्किल सवाल पूछना नहीं होता। वह शख्स इल्म के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि वह समझता था कि अक्ल सिर्फ किताबों में होती है। मैंने सिर्फ उसकी अपनी ही मंतिक को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया ताकि उसे एहसास हो कि इंसान की अक्ल की एक हद होती है। बादशाह मुल्ला की इस गहरी बात पर दंग रह गया। उन्होंने मुल्ला को सोने की अशरफियां और एक कीमती खिलत इनाम में दी। मुल्ला ने वह इनाम लिया, अपने पुराने गड्ढे पर सवार हुए और अपनी बस्ती की तरफ निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरे शहर में यह बात फैल गई कि असली अक्लमंद वह नहीं जो सवाल उठाए, बल्कि वह है जो उलझनों को सुलझाए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असली आलिम वह है जिसके इल्म में आजिज़ी हो, न कि वह जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करे।